हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ABCD एकेडमी यूपीएससी। हमारे चैनल द्वारा यूपीएससी सीएससी 2023 के प्री पेपर को ध्यान में रखते हुए आपकी सफलता के लिए कुछ विशेष प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, जिनमें शामिल हैं डेली की टेस्ट सीरीजें, विजन आईएएस की PT 365 सीरीज और जीएस के लिए रिवीजन के तौर पर एनसीईआरटी की मैराथन क्लासेस दी जाएंगी। तो आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शंस ए है विश्व बैंक, ऑप्शंस बी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन सी है विश्व आर्थिक मंच और ऑप्शन डी है एशियाई विकास बैंक। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा ये आप बताने का कष्ट करें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है विश्व बैंक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है विश्व बैंक। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान से एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन वर्ष 1950 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के क्षेत्र में समन्वय हेतु एक वैश्विक संघ है। नीचे दिया गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी है केवल दो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड के बारे में बता दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन वर्ष 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसमें आपके दिया गया है सन 1950। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ये गलत है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है, कानून के समक्ष समानता केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, 44वें संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ऑप्शन तीसरा हमारा है, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। नीचे दिया गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं हैं? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं हैं। तो ऑप्शन आपके हैं केवल ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन और ऑप्शन डी है केवल दो और तीन। तो चलिए आपका ये उत्तर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही है बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा चौथा प्रश्न है, ध्यान से, हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा जो फोर्थ प्रश्न है वो है, भारत में चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है इसका, चुनावी बॉन्ड को भारत के निवासियों और भारत में स्थापित या निगमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। ऑप्शन 2 है, कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछले राज्यसभा
चुनाव में पड़े कुल मतों में से कम 1% मत हासिल किए हो तो वह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र है। इसका ऑप्शन तीसरा देखते हैं, क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो ऑप्शन आपके ऑप्शन ए है केवल एक, केवल ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है कि एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें फ्रेंड क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, तो केवल एक होगा। ठीक है, तो चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है। पांचवा प्रश्न हमारा है, ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए है जिला कलेक्टर, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय के सचिव, ऑप्शन सी है गृह मंत्री, ऑप्शन डी है पुलिस महानिदेशक। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गृह मंत्री। ऑप्शन सी गृह मंत्री इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 6 की प्रति बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ, ये जो टेस्ट सीरीज दृष्टि IAS की कराई जा रही है, दृष्टि द विजन की, ये वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो इसे अटेंड जरूर करिए क्लास। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। ऑप्शन 2, इसके पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियाँ होती हैं और इसकी कार्यवाहियों का चरित्र न्यायिक होता है। ऑप्शन 3 है हमारा, इसे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था। इसे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है नीचे दिया गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। ठीक है, तो हमारा छठा प्रश्न का आंसर क्या होगा, ये है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। क्या होगा, ऑप्शन डी 1, 2 और 3, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से करिएगा 7वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, 7वां प्रश्न हमारा ये रहा। ठीक है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है, इसकी स्थापना वर्ष 1993 में 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी। ठीक है, 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की है। इसका दूसरा ऑप्शन हमारा है, वर्ष 2004 से इसका विस्तार एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया। वर्ष 2004 से इसका विस्तार एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया। चलिए नीचे लिखा हुआ है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यानी कि हमें इसमें में से ये करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका है केवल 1, और ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो 7वें का आंसर क्या होगा, ये केवल आंसर होगा केवल 2। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, केवल 2। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन इसके करते हैं। ऑप्शन ए है स्वतंत्र पार्टी द्वारा, ऑप्शन बी है वामपंथियों द्वारा,
ऑप्शन सी है तेलुगु देशम पार्टी द्वारा, या ऑप्शन डी है जनता पार्टी द्वारा। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ। नवा प्रश्न है हमारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन पहला है, ग्राम सभा की भूमिका और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है, ग्राम सभा की भूमिका और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन है, प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा ऑप्शन है, सभी पंचायत संस्थाओं में 1/6 पद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होते हैं। ठीक है, तो इसका जो कूट प्रश्न है वो चलिए सॉल्व करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, आपको पता लगाना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ऑप्शन ए है इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए 10वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। हमारा जो 10वां प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड यानी कि UNCRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1990 में कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को अनुमोदित किया गया। दूसरा ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की है। ऑप्शन तीसरा है, वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड यानी कि CRC को अपनाया गया। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसका उत्तर देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। आपको ये पता लगाना है कि उपयुक्त कथन में से कौन से सही हैं। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो चलिए फ्रेंड्स इसका उत्तर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 2 और 3। ऑप्शन सी यानी कि केवल 2 और 3 इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न ये रहा। ठीक है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कितने ब्रिटिश संविधान से प्रेरित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 है मूलाधिकार, ऑप्शन 1 है मूलाधिकार, ऑप्शन 2 है स्पीकर का पद और उसकी भूमिका, ऑप्शन 3 है अवशिष्ट शक्तियों का विचार, और ऑप्शन 4 है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत। ठीक है, नीचे कूट का चलिए लाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है केवल 1 विशेषता, ऑप्शन बी है केवल 2 विशेषताएं, ऑप्शन सी है केवल 3 विशेषताएं, ऑप्शन डी है सभी 4 विशेषताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए फ्रेंड्स बताते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, केवल 1 विशेषता। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स ये रहा 12वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग ECI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि ECI, तो ECI का, ठीक है, तो चलिए विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, चुनाव आयुक्तों का निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पहला ऑप्शन है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं,
चुनाव आयुक्तों का निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन 2 है चुनाव आयोग मतों की पुनर्गणना का आदेश तब दे सकता है जब उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और न्याय संगत नहीं रही है। ठीक है। ऑप्शन तीसरा हमारा भारतीय संविधान में न्यायाधीशों और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाअभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया। महाअभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया। तो चलिए कूट देखते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 2 और 3। तो इसका ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न हमारा ये रहा। ठीक है। 13वां प्रश्न हमारा ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है बैड बैंक एक वित्तीय इकाई है। बैड बैंक एक वित्तीय इकाई है जिसे बैंकों से गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए या बैड लोन खरीदने के लिए स्थापित किया गया है। या बैड लोन खरीदने के लिए स्थापित किया गया है। ये उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं या उनके मूलधन या ब्याज का अनुसूचित भुगतान बकाया होता है। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी है ना तो 1 ना ही 2। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका उत्तर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। तो चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा है ह्यूमैनिटी इन एक्शन, तीसरा है फ्रीडम हाउस, चौथा है ह्यूमन राइट फाउंडेशन। ठीक है। उपयुक्त में से कितने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं? आपको पता लगाना ये है कि उपयुक्त में से कितने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं। ठीक है। तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 संगठन, ऑप्शन ए है केवल 1 संगठन, ऑप्शन बी है केवल 2 संगठन, ऑप्शन सी है केवल 3 संगठन, ऑप्शन डी है सभी 4 संगठन। ठीक है। तो चलिए बताइए ऑप्शन क्या सही रहेगा? तो ऑप्शन डी है सभी 4 संगठन। ठीक है। सभी 4 संगठन जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं। ठीक है। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये रहा हमारा 15वां नंबर। ठीक है। चलिए ये रहा। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की घोषणा द्वारा बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है। ऑप्शन 2 है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। ऑप्शन तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है केवल 2। ठीक है। तो चलिए प्रश्न बताइए क्या रहेगा इसका आंसर दोस्त? तो इसका रहेगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ठीक है। चलिए 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो हमारा 16वां प्रश्न ये रहा। ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दलदली जगहों की सतह पर पाए जाने के कारण इसे मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, दलदली जगहों की सतह पर पाए जाने के कारण इसे मार्स गैस भी कहते हैं। ऑप्शन दूसरा है इसके अपूर्ण दहन से कार्बन ब्लैक उत्सर्जित होता है, जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल टायरों के लिए उपयोग किए जाने वाले रबर में एक प्रबल एजेंट के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है यह वायुमंडल के सतही स्तर पर ओजोन निर्माण हेतु जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक को बेहतर रूप से वर्णित करता है? आपको बताना ये है कि निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक को बेहतर रूप से वर्णित करता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोमीथेन, ऑप्शन डी है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आंसर क्या होगा फ्रेंड, चलिए बताइए। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि BR अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में संदर्भित किया गया था। ठीक है, हृदय और आत्मा के रूप में संदर्भित किया गया था। तो ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन डी है समानता का अधिकार। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इज ए राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा 18वां नंबर। ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए थे। यानी कि 26 नवंबर 1949 को कौन से प्रावधान लागू हुए थे। चलिए ठीक है, आपका ऑप्शन है नागरिकता, दूसरा है निर्वाचन, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा है अस्थायी और परिवर्तनशील प्रावधान, पांचवा है संक्षिप्त शीर्षक, छठा है अंतरिम संसद। ठीक है, तो आपके कूट जो हैं वो सामने दिए गए हैं। चलिए आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन बी है केवल 1, 2, 4, 5 और 6, ऑप्शन सी है केवल 2, 3, 4, 5 और 6, और ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 1, 2, 4, 5 और 6 इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न। ठीक है, तो 19वां प्रश्न ये रहा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसकी स्थापना वर्ष 1919 में वार्साय की संधि द्वारा की गई थी। दूसरा हमारा है वर्ष 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बैठक प्रतिवर्ष जिनेवा में होती है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 1 और 3। तो चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1, 2 और 3 इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 20वां प्रश्न है, ये एक सेकेंड, 20वां प्रश्न ये रहा। ठीक है, रीट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट
सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा केवल लोक प्राधिकारी के खिलाफ जारी की जा सकती है। चलिए इसका कूट देखते हैं। तो इसका कूट है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना हो दो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 21वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 21वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो 21वां नंबर प्रश्न हमारा ये रहा स्क्रीन पे। अस्पृश्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अस्पृश्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन हमारा है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। ठीक है, और दूसरा हमारा ऑप्शन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 प्रकृति में निरपेक्ष। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 प्रकृति में निरपेक्ष है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल दो। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। तो चलिए 22वें प्रश्न की तरफ फ्रेंड बढ़ते हैं। तो 22वां प्रश्न जो है वो ये रहा, एक सेकेंड आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन के सेफ्ट रिकवरी को बेहतर रूप से परिलक्षित करता है। ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन के सेफ्ट रिकवरी को बेहतर रूप से परिलक्षित करता है। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है, यह तब होती है जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर, समय या परिमाण में रिकवरी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका, ऑप्शन बी जो है, यह अत्यधिक आशावादी परिदृश्य होता है जिसमें अर्थव्यवस्था मंदी के बाद तेजी से वृद्धि करती है। ठीक है, ऑप्शन सी है, यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट आने के बाद क्रमिक रूप से समान स्तर तक वृद्धि करने से पहले कुछ समय के लिए कम वृद्धि दर के आसपास संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। ऑप्शन डी है हमारा। इसमें अर्थव्यवस्था कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के स्तर को पुनः प्राप्त करने में असफल रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए फ्रेंड 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, एक तरफ लेखक दिया गया है, दूसरी तरफ पुस्तक का नाम। पहला है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, उनकी पुस्तक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दूसरा है आंग सान सू की। आंग सान सू की, उनकी पुस्तक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, तीसरा है महात्मा गांधी, उनके सामने पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। चौथा है हमारा बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनके सामने पुस्तक का नाम है द ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, फिर नीचे लिखा है उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। आपको बताना है कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके हैं केवल एक युग्म, केवल ऑप्शन बी है केवल दो युग्म, ऑप्शन सी है केवल तीन युग्म, ऑप्शन डी है सभी चारों युग्म। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, यानी कि सभी चारों जो युग्म हैं वो सही है। ठीक है, चलिए 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये लीजिए, लिखा है 24वां प्रश्न, जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन पहला हमारा है जनहित याचिका की अवधारणा फ्रांसीसी न्यायशास्त्र से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक जनहित याचिका शब्द को परिभाषित नहीं किया है। ठीक है, फिर ऑप्शन तीसरा देखते हैं।
ऑप्शन तीसरा देखते हैं, एक सेकेंड फ्रेंड। ऑप्शन तीसरा है, सॉरी ऑप्शन तीसरा नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट ऑप्शन दिए गए, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दोनों, ना तो एक और ना ही दोनों इज ये राइट आंसर, ठीक है। चलिए 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, ठीक है। तकनीकी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, लिखा है तकनीकी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन एक है मेडिटेक में, ऑप्शन दो है मोबिल टेक में, ऑप्शन तीन है ओइकोटेक में, या ऑप्शन चार है पैकटेक में, या ऑप्शन पाँच है एग्रोटेक में, ऑप्शन छः है बिल्ड टेक में, ठीक है। तो चलिए इसका कूट का प्रश्न देखते हैं। कूट का है ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक दो और तीन, ऑप्शन सी है दो तीन और पाँच, ऑप्शन डी है एक दो तीन चार पाँच और छः, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक दो तीन चार और पाँच, यानी कि सभी तकनीकी वस्त्रों में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 26वां प्रश्न, ठीक है। 26वां प्रश्न पढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो ये आपको पता ही होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन केवल एक है, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा एक और दो दोनों इज ए राइट आंसर, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। चलिए 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 27वां प्रश्न, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं 27वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संघीय प्रणाली देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता को बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारा भारत में अर्धसंघीय सरकार है, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, आपको पता लगाना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। चलिए फ्रेंड इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 28वां प्रश्न हमारा ये स्क्रीन पर रहा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं 28वां प्रश्न। विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। एसडीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर का फुल फॉर्म होता है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा सृजित विशेष आहरण अधिकार एसडीआर ब्याज आधारित अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित कोष है, ठीक है। कुछ 28वां प्रश्न हमारा ये है, चलिए पढ़ते हैं। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है कि स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा सृजित विशेष आहरण अधिकार एसडीआर ब्याज आधारित अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित कोष है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। एसडीआर केवल अमेरिकी डॉलर है, जापानी येन और यूरो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की बास्केट पर आधारित है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, आपको पता लगाना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा केवल एक, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। ये सभी जो प्रश्न हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग पूरा, ठीक है। चलिए 29वां प्रश्न ये रहा। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपकी तरफ एक तरफ सूची दी गई है, दूसरी तरफ विषय दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन है जो आपके सामने वो है, ऑप्शन पहला है संघ सूची, संघ सूची के सामने है विदेशी मामले, फिर ऑप्शन दूसरा जो है राष्ट्र सूची, उसके सामने बैंकिंग है, तीसरा है समवर्ती सूची, उसके सामने है सूची विवाह। ठीक है, उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं, उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन ए है केवल एक युग्म, ऑप्शन बी है केवल दो युग्म, ऑप्शन सी है केवल तीन युग्म, ऑप्शन डी है उपयुक्त युग्मों में से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा केवल दो युग्म। ठीक है, केवल दो युग्म सही है। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, ठीक है, सरकार के संसदीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है सरकार के संसदीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा, सरकार का संसदीय स्वरूप निरंकुशता को प्रतिबंध करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक और दो दोनों। स्क्रीन पे 31वां प्रश्न। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच WEF पेरिस में स्थित एक फ्रेंच गैर लाभकारी संस्थान है। दूसरा ऑप्शन है इसकी वर्ष उस 2022 की वार्षिक बैठक की थीम वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट थी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका जो ऑप्शन होता है वो देखते हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें आपको ये पता लगाना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन सी है दो और तीन, ऑप्शन डी है एक और तीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 32वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 32वां प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा संविधान की 7वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 21वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सिंधी भाषा को अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान का भाग 17वां अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, हमारा जो तीसरा 32वां प्रश्न का था उसका ये वो होगा। ऑप्शन देखते हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको पता लगाना है कि जो उपयुक्त कथन में से हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन, ऑप्शन डी है केवल एक और दो। ठीक है, तो 32वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, केवल एक और दो। चलिए फ्रेंड 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करते हैं 33वां प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है यह भारतीय नागरिक को किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से प्रतिबंधित करता है। दूसरा ऑप्शन है विजेताओं के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में पद पुरस्कार प्रयोग नहीं किए जा सकते। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। लिखा है उपयुक्त कथनों में से कौन से
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, ठीक है। चलिए 34 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 34वें प्रश्न की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, हमारा तो जो 34वां प्रश्न है वो ये रहा। चलिए करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक है। दूसरा है सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स सामग्री APIs किसी ड्रग या दवा के निर्माण के लिए प्रमुख तत्व है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। लिखा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए 35वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 35वां प्रश्न हमारा है सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। बहुत ही इजी प्रश्न है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो किस पे किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया। ऑप्शन ए है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी है महानदी पर, ऑप्शन डी है कावेरी नदी पर। तो ऑप्शन इसमें बताइए कौन सा सही रहेगा। तो ऑप्शन ए है नर्मदा नदी पर, ये ऑप्शन सही रहेगा। तो और ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। चलिए 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हमारे, ठीक है। ये रहा हमारा 36वां प्रश्न, ठीक है। अनुच्छेद 21A के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 21A के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है अनुच्छेद 21A वर्ष 2002 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, आपको इसमें सही छांटना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। तो चलिए इसका 36वें का आंसर बताते हैं। 36वें का ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, केवल दो जो है वो सही है, ठीक है। तो चलिए 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न ये रहा हमारा 37वां प्रश्न, ठीक है। चलिए निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला हमारा 37वां प्रश्न है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। जो पहला ऑप्शन है कजाकिस्तान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा है तजाकिस्तान, चौथा है अफगानिस्तान, पांचवा है तुर्कमेनिस्तान और छठा है उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं। उपयुक्त में से कौन मध्य एशियाई देश है? कहा गया है कि उपयुक्त में से कौन से मध्य एशियाई देश हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है केवल 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी है केवल 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन सी है केवल 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ऑप्शन डी है केवल 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताइए आप लोग सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि सभी के सभी मध्य एशियाई देश हैं। सॉरी, सभी के सभी नहीं, इसके सिर्फ एक जो चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी सभी मध्य एशियाई देश हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए 38वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38वें प्रश्न की तरफ, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दल दिया गया है, एक तरफ उसकी स्थापना वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1984 में, ठीक है। फिर दूसरा है बहुजन समाज पार्टी 1885 में, ठीक है। तीसरा है भारतीय जनता पार्टी, ये 1980 में। चौथा है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे मार्क्सवादी भी बोलते हैं, 1964 में, ठीक है। तो चलिए इसका बताते हैं।
उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। आपको पता लगाना है कि कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल एक युग्म, ऑप्शन बी है केवल 2 युग्म, ऑप्शन सी है केवल 3 युग्म, ऑप्शन डी है सभी चारों युग्म। ठीक है, तो 38वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 युग्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 युग्म सही है। ठीक है, चलिए 39वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39 प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए मंडल आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंडल आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला हमारा मंडल आयोग भारत में पहला एकमात्र आयोग है जिसने पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। ठीक है, दूसरा हमारा इसकी सिफारिशों को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने लागू किया था। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने चले दिए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, आपको सही बताना है, तो ऑप्शन आपके सामने ये हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। चलिए इसका राइट आंसर 39वें का बताइए। तो 39वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो 40वां प्रश्न ये रहा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नॉर्ड स्ट्रीम एक पाइपलाइन जलमग्न गैस पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर से होते हुए फिनलैंड से रूस तक विस्तारित है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो बाल्टिक सागर से होते हुए फिनलैंड से रूस तक विस्तारित है। दूसरा ऑप्शन हमारा है बाल्टिक सागर के पश्चिम में स्वीडन जबकि उत्तर पूर्व सीमा पर फिनलैंड स्थित है। ठीक है, कह रहा है कि बाल्टिक सागर के पश्चिम में स्वीडन जबकि उत्तर पूर्व सीमा पर फिनलैंड स्थित है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, आपको सही का पता लगाना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। ठीक है, तो चलिए हम पहुंचते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, और सही 41वें प्रश्न की तरफ ये रहा 41वां प्रश्न। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है हमारा सामुदायिक सरकार में सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों के द्वारा साझा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है संघीय प्रणाली में शक्तियों का विभाजन सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य होता है। तो इसका सही कथन चलिए छांटते हैं, क्या है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो 42वां प्रश्न हमारा ये रहा। ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा। सिंधु जल संधि द्वारा निम्नलिखित में से किन नदियों का जल भारत को अन्य उपयोग के लिए आवंटित किया गया है। ध्यान से सुनिएगा कि सिंधु जल संधि द्वारा निम्नलिखित में से किन नदियों का जल भारत को अन्य उपयोग के लिए आवंटित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सिंधु पहला ऑप्शन है, दूसरा है झेलम, तीसरा है रावी, चौथा है सतलुज, पांचवा है चिनाब, छठा है व्यास। नीचे कूट का प्रयोग किया गया है और लिखा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो ऑप्शन को आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 3, 4 और 6, ऑप्शन डी है 1, 4 और 6। चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3, 4 और 5। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। चलिए 43वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 43वें प्रश्न की तरफ 43। ओके, ये रहा। ठीक है, कभी कभी समाचारों में उल्लेख किए जाने वाला शब्द डेंसन बार्ब संबंधित है। कभी कभी समाचारों में उल्लेख किए जाने वाला शब्द डेंसन बार्ब संबंधित है।
ऑप्शन आपके सामने दिया गया। ऑप्शन ए है समुद्री कछुआ से, ऑप्शन बी है स्वच्छ जल में रहने वाली मछली से, ऑप्शन सी है संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों से, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश में मिलने वाले केकड़े से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वच्छ जल में रहने वाली मछली से। इसका राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर इज बी। चलिए ठीक है, 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 44वां प्रश्न ये रहा, शक्ति के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है शक्ति का विभाजन लोकतंत्र के लिए अच्छा है। ऑप्शन 2 है यह सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावनाओं को कम करने में मदद करता है। ठीक है, नीचे दिया गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, आपको सही का पता लगाना है। तो ऑप्शन आपके सामने ये है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो फ्रेंड्स 44वें प्रश्न का उत्तर चलिए दीजिए। तो 44वें का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों, यानी कि सी नंबर इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए 45 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 45वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, लिखा है टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है इसे मैसूर टाइगर के रूप में जाना जाता था। इसे मैसूर टाइगर के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन 2 है श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो 45वें का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 45वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक और दो दोनों। चलिए 46वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न हमारा ये रहा स्क्रीन पे। ठीक है, ये रहा। ठीक है, चलिए लिखा है 46वां प्रश्न सल्फर डाइऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत ज्वालामुखी है। दूसरा ऑप्शन है अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, हमें पता लगाना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है आपका केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट 46वें का राइट आंसर क्या होगा। तो 46वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल दो। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। चलिए 47 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 47वें प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा 47वां प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 47वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा समय उपयोग सर्वेक्षण यानी कि TUS। ठीक है, TUS यानी कि टाइम यूज सर्वे द्वारा विभिन्न गतिविधियों पर जनसंख्या द्वारा बिताए जा रहे समय के मापन की रूपरेखा प्रदान की जाती है। ठीक है, दूसरा हमारा है समय उपयोग सर्वेक्षण। ठीक है, का प्राथमिक उद्देश्य वैतनिक और अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी को मापना है। ठीक है, इसका कोड दिया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, सही बताना है इसमें। ऑप्शन ए है आपका केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो चलिए इसका 47वें का राइट आंसर बताते हैं। 47वें का राइट आंसर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। चलिए ठीक है, 48वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड हमारा 48वां प्रश्न जो है वो सामने है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है तोल्कापियम की रचना इलांगो आदिगल ने की थी। तोल्कापियम की रचना इलांगो आदिगल ने की थी। दूसरा है इससे मदुरै के पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। आपके सामने है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, आपको बताना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए इसका फ्रेंड आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केवल दो। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि दो सही है। ठीक है, तो चलिए
49 नंबर का प्रश्न करते हैं, 49 नंबर का। ये रहा, लॉर्ड डलहौजी ने वेबगत के सिद्धांत को लागू करके निम्नलिखित में से किन राज्यों पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन आपके सामने है, सतारा, ऑप्शन दूसरा है जैतपुर, तीसरा है झांसी, चौथा है मद्रास। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। चलिए इसका 49 का आंसर दीजिए। तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 एकदम सही है, ठीक है। चलिए 50वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 50वां नंबर है हमारा, प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। एक तरफ आपको व्यक्ति दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी भूमिका दी गई है। तो पहला है हमारा BR अम्बेडकर के सामने है संविधान सभा के अध्यक्ष, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद के सामने है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तीसरा है सोमनाथ लहड़ी के सामने संविधान सभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि, और चौथा हमारा है जयपाल सिंह के सामने है आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? आपको सही का मिलान करना है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है केवल 1 युग्म, ऑप्शन बी है केवल 2 युग्म, ऑप्शन सी है केवल 3 युग्म, ऑप्शन डी है सभी चारों युग्म, यानी कि ऑप्शन डी है सभी चारों युग्म। तो इसमें आप आंसर बताइए क्या होगा? इसमें आंसर होगा केवल 2 युग्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए 51 प्रश्न हल सॉल्व करते हैं। 51 नंबर का प्रश्न ये रहा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय, यानी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय संस्थान ने पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की? यानी कि कौन से मंत्रालय ने पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की? पहला ऑप्शन है आपके सामने है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है नीति आयोग, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं 91 का प्रश्न का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षा मंत्रालय इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए 52 प्रश्न पे बढ़ते हैं। 52 प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से फसल कटाई से संबंधित त्यौहार हैं? यानी कि फसल कटाई से संबंधित त्यौहार बताना है। ऑप्शन ए है मकर संक्रांति, ऑप्शन 2 है पोंगल, 3 है बिहू। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं 52 का। 52 का आंसर होगा 1, 2 और 3, यानी कि तीनों के तीनों सही उत्तर हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। चलिए 53 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण क्षरण से निपटने के लिए केन्या में हरित पट्टी आंदोलन शुरू किया? ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण क्षरण से निपटने के लिए केन्या में हरित पट्टी आंदोलन शुरू किया? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है रैचेल कॉर्सन, ऑप्शन बी है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी है अल्बर्ट स्विट्जर, ऑप्शन सी है अल्बर्ट स्विट्जर, ऑप्शन डी है वंगारी मथाई। ठीक है, चलिए इसका 53वें का आंसर बताइए फ्रेंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वंगारी मथाई ने केन्या में हरित पट्टी आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो चलिए 54 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। 54 प्रश्न की तरफ 54 है, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सी ड्रैगन अभ्यास 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है इसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के गुआम में किया गया था। दूसरा है यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, तो चलिए 54 का सही उत्तर बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ठीक है,
चलिए 55 का करते हैं। 55 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन पहला है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निजता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन दूसरा है, पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए आप क्या होगा। तो 55 का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, केवल दो ही सही हैं। 56 का, चलिए 56 प्रश्न सॉल्व करते हैं। 56 नंबर का प्रश्न, मानव विकास सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है हमारा, मानव विकास सूचकांक HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक सांख्यिकीय उपकरण है जिसका उपयोग किसी देश की समग्र उपलब्धि को केवल उसके सामाजिक आयामों में मापने हेतु किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, वर्ष 1990 में इसे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, पता लगाना है हमारे सही प्रश्न आंसर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक है, ए है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है केवल दो, ऑप्शन नंबर सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी है ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए इसका आंसर राइट आंसर बताते हैं 56 का। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, केवल दो। ठीक है, चलिए 57 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 57 प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है। दूसरा है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर में यूजर सोर्स कोड को कॉपी कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो शायद 57 का आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो चलिए बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए केवल एक इज ए राइट आंसर, केवल एक इज ए राइट आंसर। चलिए 58 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 58वां प्रश्न, यानी कि 58वां। ठीक है, चलिए लिखा है, बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है, संरचनात्मक बेरोजगारी बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के बेमेल कौशल से उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी है, तकनीकी बेरोजगारी प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण नौकरियों में होने वाला नुकसान है। ऑप्शन सी है, घर्षणात्मक बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था के भीतर स्वैच्छिक रोजगार संक्रमण का परिणाम है। ऑप्शन डी है हमारा, प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान उत्पन्न होता है। तो इसमें में से है सही नहीं का ऑप्शन छांटना है। ठीक है, तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए 59 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 प्रश्न का सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। दूसरा है, धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल धर्म के आधार पर किसी भी सार्वजनिक नीति का प्रारूप तैयार करने का निषेध करता है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही छांटना है? तो ऑप्शन आपके सामने ये दिए गए। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है केवल दो, ऑप्शन नंबर सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी है ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो 59 का आंसर हो क्या होगा फ्रेंड? चलिए बताइए आप लोग। तो 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। चलिए 60 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया है। 60वें नंबर पे, लिथियम आयन बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका, इनका उपयोग व्यापक रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों और एरोस्पेस उद्योग में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, चिली लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन, आपको सही कथन छांटना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है केवल दो, ऑप्शन नंबर सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी है ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो 60वें का क्या आंसर होगा फ्रेंड? तो 60वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। ठीक, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। लिथियम आयन बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इनका उपयोग व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और एरोस्पेस उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन सेकेंड, चिली लिथियम आयन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि यहाँ ऑप्शन सेकेंड सही नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन सेकेंड चिली लिथियम आयन का सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका ऑप्शन केवल 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, सी बॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह राष्ट्रीय महिला आयोग और आईआईटी कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। ऑप्शन सेकेंड, संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं सी बॉक्स में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वर्ष 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 4 तरीके निर्धारित करता है, तो ये गलत है, 5 तरीके निर्धारित करता है। ऑप्शन सेकेंड है, भारतीय संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता। उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? नेगेटिव बताना है कौन सा सही नहीं है, तो आपका पहला ही सही नहीं है, यानी इसमें हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, ग्रेट निकोबार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, ये भी रॉन्ग है, यह उत्तरी द्वीप नहीं है, यह दक्षिणी द्वीप है। ऑप्शन सेकंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होते हैं, ये करेक्ट आंसर है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सही है? सही कथन बताना है तो ऑप्शन केवल बी, केवल 2 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, दूसरे तरफ स्थान या स्टेट्स के नाम हैं। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। पहला ऑप्शन है गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल, तीसरा है कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, चौथा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। अब आपको सही कथन बताना है। ऑप्शन ए है केवल एक युग्म, ऑप्शन बी है केवल 2 युग्म, ऑप्शन सी है केवल 3 युग्म, ऑप्शन डी है सभी चारों युग्म सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सभी चारों युग्म सही हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। ऑप्शन सेकेंड है 44वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। ऑप्शन थर्ड है भारतीय समाजवाद का उद्देश्य सभी निजी संपत्ति को समाप्त करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन से कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 65, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, तेल रिसाव से समुद्री स्तनधारियां अल्पताप हाइपोथर्मिया हो सकता है। इसमें थोड़ा सा गलत टाइपिंग दे दिया है और फिर से पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 है तेल रिसाव से समुद्री स्तनधारियों को अल्पताप या हाइपोथर्मिया हो सकता है। ऑप्शन सेकंड, जल की सतह पर मौजूद तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए स्कीमर का उपयोग किया जा सकता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सही है? करेक्ट आंसर को इसमें बताना है। ऑप्शन 1 है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी
एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ऑप्शन सेकेंड, भारत में आपराधिक कानून एक समान है। उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। करेक्ट आंसर बताना है 67 का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 आर्टिकल 14, ऑप्शन सेकेंड आर्टिकल 23, ऑप्शन थर्ड अनुच्छेद 41, ऑप्शन फोर्थ आर्टिकल 12। उपयुक्त कथन में से भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद मानवाधिकार प्रावधानों को सार्वभौमिक घोषणा में निर्धारित मूल्यों को संरक्षित करते हैं? ऑप्शन 1 केवल एक अनुच्छेद, ऑप्शन बी केवल दो अनुच्छेद, ऑप्शन सी केवल तीन अनुच्छेद, ऑप्शन डी सभी चारों अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर होगा केवल तीन अनुच्छेद, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, ईस्टर्न स्वैम्प डियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 ईस्टर्न स्वैम्प डियर केवल नेपाल और भूटान में पाया जाता है। ऑप्शन सेकंड, IUCN की रेड लिस्ट में इसे सुभेद्य श्रेणी में शामिल किया गया है। नीचे ऑप्शन दिए, उपयुक्त कथन में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है? निगेटिव बताने हैं। ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 केवल 1। ये गलत है, नीचे वाला आंसर सेकंड वाला सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, इसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान केवल भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 में संशोधन करके किया गया था। तो ये गलत है, क्योंकि 15-16 दोनों में संशोधन किया गया था। ऑप्शन सेकेंड है, क्रीमी लेयर एक ऐसी अवधारणा है जिससे निर्धारित होने वाली सीमा के दायरे में ही OBC आरक्षण के लाभ प्राप्त होते हैं। ये करेक्ट है। तो यहाँ देखेंगे उपयुक्त कथन में से कौन सा ऐसे कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना ही एक और ना दो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल दो सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सेकेंड, संसदीय नियम पुस्तिका में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन थर्ड, प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन ए एक और दो दोनों, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और 3, सभी आंसर सही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि FRP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि FRP सरकार द्वारा घोषित मूल्य है। ऑप्शन सेकेंड है इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा ऐसे कथन सही हैं? सही कथन बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, यह समिति जांच करती है और सदन को रिपोर्ट करती है कि संसद द्वारा प्रत्यायोजित या संविधान द्वारा प्रदत्त विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने की शक्तियों का उपयोग कार्यपालिका द्वारा उचित रूप से किया जा रहा है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित संसदीय समितियों में से किसका बेहतर रूप से वर्णन करता है? ऑप्शन ए सरकारी आश्वासन समिति, ऑप्शन बी अधीनस्थ विधान समिति, ऑप्शन सी सदन के पटल पर रखे गए दस्तावेज संबंधी समिति, ऑप्शन डी लाभ के पद पर संयुक्त समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अधीनस्थ विधान समिति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ऑप्शन सेकंड, लघुकरण का अर्थ है सजा के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सही हैं?
ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी एक वैधानिक निकाय और बाजार नियामक है। ऑप्शन सेकंड, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि एसएटी के पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होती हैं। ऑप्शन थर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी ने निवेशकों को शिक्षित करने के लिए एक मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च किया है। इसका उपयुक्त कथन में से कौन सा या सही कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, ऑप्शन डी एक, दो और तीन। इसका करेक्ट आंसर बताना है 75 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि एक, दो और तीन, तीनों आंसर सही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर निम्नलिखित स्थानों की अवस्थिति का सही क्रम क्या है? ऑप्शन 1 पैंगोंग उत्सव, ऑप्शन सेकंड गोगरा, ऑप्शन थर्ड दौलत बेग ओल्डी, ऑप्शन फोर्थ काराकोरम दर्रा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 4 2 1 3, ऑप्शन बी है 3 2 4 1, ऑप्शन सी 3 4 1 2, ऑप्शन डी 4 3 2 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 4 3 2 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए यानी 1, ऑप्शन 1 है सामूहिक उत्तरदायित्व कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सेकंड, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75 में है। उपयुक्त कथन में से कौन सा या सही कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि एक और दो दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 78, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को सकारात्मक पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड, न्यूजीलैंड में माउंट रुआपेहू रिंग ऑफ फायर में अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। उपयुक्त कथन में से कौन सा या सही कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। 78 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि एक और दो दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 79, नेक्स्ट क्वेश्चन 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होती है। ऑप्शन सेकंड, किसी राज्य का राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में किसी राज्य की राजभाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है। ऑप्शन थर्ड है भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए कोई मापदंड नहीं है। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी एक और दो, दो और तीन दोनों, ऑप्शन सी एक और तीन, ऑप्शन डी एक, दो और तीन। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए जल्दी से। 79 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एक और दो दोनों सही हैं, तीसरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। ऑप्शन सेकंड, अप्रैल 1952 में भारत में पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई। ऑप्शन थर्ड, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा लोकसभा की तुलना में अत्यधिक शक्तियों का प्रयोग करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन बताने हैं कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी दो और तीन,
ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 80, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 1949 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन सेकंड, इसमें ग्रीक तुर्की वर्ष 1952 और फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी यानी कि पश्चिमी जर्मनी वर्ष 1955 में शामिल हुए। ऑप्शन थर्ड, वर्सा पैक्ट पर 6 पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें बताना क्या है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 61, उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन बताने हैं। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन 1 है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। 81, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 82, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्थापित एक विशेष स्वायत्त संस्थान है। ऑप्शन सेकंड, यह अनुसंधान एवं विकास, सौर घटक परीक्षण और प्रमाणन क्षमता निर्माण, सौर उत्पादकों के अनुप्रयोग तथा उनके विकास हेतु अधिदेशित है। उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। 82 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह सभी कृत्रिम दबावों के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नियमों का विरोध करता है। ऑप्शन बी, यह राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है। ऑप्शन सी, आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार और उत्पादन का समर्थन करता है। ऑप्शन डी, यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। इसमें बताना है निगेटिव आंसर आपको। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 83 का बी, यह राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है। ये गलत है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, परमाणु क्वेश्चन नंबर 84, परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, एनपीटी का उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। ऑप्शन सेकंड, इस संधि से बाहर होने वाला एकमात्र देश उत्तरी कोरिया है। उपयुक्त कथन में से कौन सा ऐसे कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित कथन में से कौन सा संगठन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट प्रकाशित करता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित कथन में से कौन सा संगठन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए वैश्विक आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। 85 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच वैश्विक जोखिम रिपोर्ट प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86,
क्वेश्चन नंबर 86 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन यानी कि आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, आसियान को वर्ष 1967 में 5 देशों द्वारा स्थापित था। ऑप्शन सेकेंड, आसियान क्षेत्रीय मंच ARF इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता का एक महत्वपूर्ण मंच है। उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सही है? अब आपको बताने हैं। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ऑप्शन 1, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। ऑप्शन सेकंड है मॉरिशस सार्क का पर्यवेक्षक है। ऑप्शन थर्ड, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि सॉफ्टा सार्क की मुक्त व्यापार व्यवस्था है। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन बताने हैं आपको इनमें से। ऑप्शन एक और दो, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 87, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वस्तु एवं सेवा कर परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। ऑप्शन सेकंड, केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन थर्ड है GST परिषद की प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक होती है। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। 88 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM को क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है, पहली बार EVM का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 के ऑप्शन क्या हैं? उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 89, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है, सही है। और सेकेंड ऑप्शन है, पहली बार EVM का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था, ये भी सही है, यानी कि दोनों आंसर 89 का करेक्ट है। ऑप्शन सी यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। ऑप्शन ए SA डांगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन 3 मीनू मसानी सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन 4 अशोक मेहता स्वतंत्र पार्टी। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल 1 युग्म, ऑप्शन बी केवल 2 युग्म, ऑप्शन सी केवल 3 युग्म, ऑप्शन डी चारों युग्म। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी केवल 2 युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 91। क्वेश्चन नंबर, देश भारत और किस किस देश में होते हैं? जितने भी इधर युद्धाभ्यास कुछ दिए हुए हैं, दूसरे साइड में उससे संबंधित देश दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अभ्यास का नाम, दूसरी तरफ है संबंधित देश का नाम। अभ्यास है संप्रीति, यह भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। सेकेंड ऑप्शन है नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया। थर्ड है इंद्र, भारत और रूस। फोर्थ है शक्ति, भारत और फ्रांस। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सुमेलित हैं? बताना है कौन से कथन सुमेलित यानी सही मिलान हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 युग्म,
ऑप्शन बी है केवल 2 युग्म, ऑप्शन सी है केवल 3 युग्म, ऑप्शन डी है सभी चारों युग्म। क्वेश्चन नंबर 91, इसका करेक्ट आंसर होगा सभी चारों युग्म सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 नंबर, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन सेकंड है भारी उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही नहीं है, आपको बताने हैं इसमें नेगेटिव पॉइंट कौन से सही नहीं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 92, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि केवल 2। ये आपका गलत ऑप्शन है, ए ही करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल संसाधन में केज एक्वाकल्चर, एक वर्ड दिया हुआ है केज एक्वाकल्चर तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन 1 झील, ऑप्शन सेकेंड जलाशय, ऑप्शन थर्ड तालाब, ऑप्शन फोर्थ जलधारा, ऑप्शन फिफ्थ है नदी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 केवल 1, 2, 3 और 4th, ऑप्शन बी है केवल 1, 2, 1, 3, 5, ऑप्शन सी है केवल 1, 2, 4th, ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4th और 5। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था। ऑप्शन सेकंड यह गांधीवादी दर्शन में निहित शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित था। ऑप्शन देखते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है। ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 95 इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने दाएं भाग की व्याख्या की थी? फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने दाएं भाग की व्याख्या की है? ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी जिमूत वाहन, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी अश्वघोष। 96 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि जिमूत वाहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 भारत, ऑप्शन 2 तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन 3 पाकिस्तान, ऑप्शन 4 कतर, ऑप्शन 5 अफगानिस्तान। उपयुक्त देशों में से कौन ईरान के साथ सीमा साझा करते हैं? अब इसमें आप इस तरह भी देख सकते हैं कि भारत ईरान के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, यानी कि ये भी गलत हो गया, ये भी, इसमें भी ऑप्शन 1 है और ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा 97। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 जल अधिनियम 1974, ऑप्शन सेकंड है वन अधिनियम 1980, ऑप्शन थर्ड वायु अधिनियम 1981, ऑप्शन फोर्थ जैव विविधता अधिनियम 2002। राष्ट्रीय हरित अधिकरण उपयुक्त में से किस अधिनियम से संबंधित है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है? 98। इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त चारों यानी कि सभी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 तिब्बती बौद्धों के अनुसार दलाई लामा रत्न संभाव के प्रतीक हैं। ऑप्शन सेकंड महायान बौद्ध धर्म में अवलोकितेश्वर अनंत करुणा और दया के बोधित्व हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से ऐसे कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी
केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका करेक्ट आंसर होगा 99 का बी, यानी कि केवल 2 सही हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन, इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 आर्सेनिक, ऑप्शन सेकंड लेड, ऑप्शन थर्ड सेलेनियम, ऑप्शन फोर्थ मरकरी। कोल एस में उपयुक्त में से कौन सी भारी धातुएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए केवल 1 भारी धातु, ऑप्शन बी केवल 2 भारी धातुएं, ऑप्शन सी केवल 3 भारी धातुएं, ऑप्शन डी सभी उपयुक्त सभी चारों भारी धातुएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो आज की हमारी टेस्ट सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। आपको अगर हमारा सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।